विक्की सर इम्पोर्टेंट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हैं जो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जो चैप्टर है दहन और ज्वाला, कंबसन एंड फ्लेम के बारे में। कुछ दिनों से मेरा वीडियो जो है वो मैं गांव आ गया था, इसलिए नहीं आ पाया था, तो इसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं। और अब जो है लगातार हम वीडियो यहाँ से डालते रहेंगे और आप लोग ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। और आज हम लोग पढ़ेंगे दहन के बारे में और ज्वाला के बारे में। सबसे पहले समझेंगे कि दहन होता क्या है। तो दहन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ मीन्स दाह्य पदार्थ, यानी कि कोई भी दाह्य पदार्थ अगर जलेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या देता है, उष्मा देता है। यानी कि कह सकते हैं कि दहन एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दाह्य पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जलकर क्या देता है, उष्मा देता है। उसको क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। तो दहन होने के लिए दाह्य पदार्थ का होना आवश्यक होता है। तो हम समझेंगे कि जो दाह्य पदार्थ जिसको हम ज्वलनशील पदार्थ भी कहते हैं, तो वो होता क्या है। तो जो ज्वलनशील पदार्थ होता है जो आसानी से जलकर उष्मा देता है, उष्मा के साथ जो हवा जो ऑक्सीजन होता है उसमें आसानी से जल के वो क्या देगा, उष्मा प्रदान करेगा। तो क्या होता है, दाह्य पदार्थ। जैसे कि अगर हम बात करें कागज की बात करें, कोयला की बात करें, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये क्या होती है, दाह्य पदार्थ होती है। जबकि अदाह्य पदार्थ जो आसानी से न जले, वो आसानी से जलकर उष्मा न दे, उसको क्या कहेंगे, अज्वलनशील पदार्थ या अदाह्य पदार्थ भी कहते हैं। जैसे इसके अंदर हम ले सकते हैं ईंट हो गया, आयरन हो गया, ये तमाम चीज जो है वो किसके एग्जाम्पल है, अदाह्य पदार्थ का या अज्वलनशील पदार्थ का एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है कि दहन जो है वो, उसको दहन होने के लिए क्या क्या चीजें की आवश्यकता हो सकती है। यानी कि दहन अगर हम कोई वस्तु को जलाएंगे तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए सबसे पहला चीज है कि उसमें दहनशील पदार्थ का होना। अगर जब तक दहनशील पदार्थ नहीं होगा तब तक वो पदार्थ कैसे जलेगा, जब पदार्थ ही नहीं होगा तो नहीं जल पाएगा। तो इसके लिए दहनशील पदार्थ का होना जरूरी होगा, चाहे वो कोयला हो, लकड़ी हो, कागज हो, पेट्रोलियम हो, या कोई भी ईंधन जो होता है वो दहनशील पदार्थ के रूप में यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो दहनशील पदार्थ का जो प्रज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। तो हम यहाँ जानेंगे ज्वलन ताप, या जिसको हम इग्निशन टेम्परेचर भी कहते हैं, ये होता क्या है। तो वह ताप, जिस ताप पर कोई ईंधन जलना शुरू कर देता है, वह ताप क्या कहलाता है, प्रज्वलन ताप कहलाता है। को वह ताप, जिस ताप पर कोई वस्तु जलना शुरू कर दे, वो क्या कहलाता है, प्रज्वलन ताप। तो जब तक वस्तु का प्रज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं होगा तब तक वह वस्तु नहीं जलेगी, तब तक वह दहन नहीं हो सकता। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है हवा की उपस्थिति, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई वस्तु जलता है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगा, तो वो दहन नहीं हो पाएगा। जैसे घरों में हम लोग देखते हैं, कभी भी गांव देहात में देखते होंगे, तो चूल्हा फूंकता है लोग, फूंक कर तो धुआं होता है, तो कहता है कि जगह छोड़ दो, हवा जाने दो, तब जाकर वो क्या होता है, दहन होता है। तो दहन होने के लिए क्या होना चाहिए, हवा की उपस्थिति आवश्यक होती है, तब जाके दहन क्या होता है, पूर्ण रूप से हो पाता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ज्वलन ताप की भी प्राप्ति होना जरूरी होगा। अगर मान लीजिए जो ईंधन है या जो दहनशील पदार्थ है, अगर उस पर हम पानी डाल देंगे तो उसका प्रज्वलन ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वो आसानी से नहीं जल पाएगा। उसके बाद है कि जब दहन होता है तो कभी कभी दहन वो प्रारूप ले लेता है जो विनाशकारी हो जाता है, मनुष्य के लिए काफ़ी विनाश लाता है। जैसे कि जंगल में आग लग जाता है, कभी कभी घरों में आग लग जाता है। तो वैसे समय पर अगर हमको आग पर नियंत्रण लाना है तो कैसे ला सकते हैं। तो इन्हीं 3 चीज़ों को हम ये कर सकते हैं कि हम दहनशील पदार्थ को वहाँ से हटाएंगे, जहाँ से जो जलने वाला पदार्थ है उसको अगर हम साइड करते जाएं तब क्या होगा, तब हम आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। नहीं, अगर ये संभव नहीं है तो हम प्रयास करेंगे कि जो दहनशील पदार्थ जल रहा है उसके प्रज्वलन ताप को क्या कर दे, बढ़ा दे, चाहे वह पानी से बढ़ा दे या जिस माध्यम से उसके ताप को बढ़ाया जा सकता है बढ़ा देंगे।
तब भी हम आग पर नियंत्रण पा सकते हैं, नहीं तो फिर हवा की उपस्थिति को रोकना होगा। इसीलिए कभी कभी तेल उल में आग लग जाता है या बिजली तो कंबल उड़ा दिया जाता है। ऐसा इसलिए कि वहाँ हवा नहीं जाएगा, और जब हवा नहीं जाएगा तो वस्तु नहीं जलेगा और आग पे नियंत्रण हो सकता है। या कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड में जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देगा, जिससे कि वो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो हम आग पर नियंत्रण जो है वो हम इन पदार्थों को हटाकर या इसके इग्नोर करके हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें दहन का प्रकार कि दहन कितने प्रकार के होते हैं, तो मेन रूप से दो प्रकार का दहन होता है, एक मंद दहन और एक तीव्र दहन होता है। वैसा दहन जो धीरे धीरे होता है, एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया दहन का जो बहुत धीरे धीरे, जैसे कि लोहा में जंग लगना भी मंद दहन का उदाहरण है। वो दिखता नहीं है परंतु वो भी एक दहन का ही क्या होता है, रूप है, एक उदाहरण है। तो मंद दहन। तीव्र दहन क्या होगा, जो जल जाए, मतलब आसानी से जल के तुरंत क्या दे, उष्मा दे, वो तीव्र दहन यानी तीव्र गति से दहन करे। जैसे पेट्रोलियम हो गया, किरासन तेल हो गया, ये सब क्या होगा, जलकर तुरंत क्या देता है, उष्मा देता है, तीव्रता से जलता है। इसीलिए ऐसे दहन को क्या कहा जाता है, तीव्र या अति तीव्र दहन के नाम से भी जाना जाता है। अब है कि ये सारे जो दहन होंगे तो उसके में क्या निकलेगा, ज्वाला निकलेगा। ज्वाला इस प्रकार के हमेशा देखते होंगे, जैसे मोमबत्ती है तो मोमबत्ती में इस तरह का ज्वाला निकलता है, और ये ज्वाला में 3 पार्ट्स होता है। इसके ज्वाला का जो 3 पार्ट्स होता है जो जलता है, और ये इसका जो पहला भाग होता है वो जो होता है वहाँ पूर्ण दहन होता है, यानी सबसे ज्यादा अगर ये जो ज्वाला का जो बाहरी पार्ट्स होता है वो सबसे ज्यादा ज्वलनशील होता है, वो सबसे ज्यादा नुकसान करेगा, सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पूर्ण दहन होता है। उसके बाद बीच का जो होता है उसमें आंशिक दहन होता है, और सबसे जो अंत में होता है वो बिना जले हुए पदार्थ रहता है, यानी कि उसका में सबसे कम जो है वो दहन होता है। तो ये ज्वाला को हम कह सकते हैं, ज्वाला जो वस्तु जलता है तो उसके लौ को ही ज्वाला कहा जाता है। और ज्वाला का 3 क्षेत्र होता है, एक जो होता है वो पूर्ण दहन का क्षेत्र होता है, एक आंशिक दहन, और एक सबसे कम दहन का होता है। उसके बाद है कि ये ज्वाला हो रहा है, दहन की अभिक्रियाएं हो रही है, तो ये सब हो रहा है क्यों, तो ये सब ईंधन के वजह से हो रहा है। यानी कि ईंधन इम्पोर्टेंट है। कोई वस्तु को जलने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, फ्यूल की आवश्यकता होती है। बिना फ्यूल का कोई दहन होना संभव नहीं होता है। तो ईंधन भी है जो आसानी से कम खर्च में और अधिक उष्मा दे, वो तमाम पदार्थ क्या कहलाता है, ईंधन कहलाता है। और ईंधन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हम मान लो कोई चीज़ को, जैसे हम लोग को काम करने के लिए खाना जरूरी है, एनर्जी ऊर्जा जरूरी है, उसी प्रकार से अगर हम दहन जलाना है तो उसको ईंधन की आवश्यकता होती है। तो ईंधन में भी कई प्रकार कह सकते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कि आदर्श ईंधन होता क्या है, जो आइडियल ईंधन की अगर हम डिफिनीशन दिया जाए कि वो क्या हो सकता है, एक आदर्श ईंधन किसको कहेंगे, तो सबसे पहला कि वो क्या करे, वैसा ईंधन जो आसानी से जले और जलने के बाद कम अवशिष्ट छोड़े, अवशिष्ट पदार्थ जो है वो कम छोड़े। दूसरा बात, ज़्यादा प्रदूषण न फैलाए, मतलब जलेगा पूरा धुआं हो जाए तो वो अच्छा ईंधन नहीं हो सकता है। उसके अलावे इसका प्रज्वलन ताप जो है वो कम होना चाहिए। उसके अलावे अगर हम बात करें ईंधन का, आदर्श ईंधन का, तो इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में क्या हो, सुविधा हो। अगर इन तमाम गुण का अगर कोई फॉलो करता है, तो अनुसरण करता है, तो क्या कहलाता है, आदर्श ईंधन कहलाता है, आइडियल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। और ये ईंधन जो है अलग अलग गाड़ियों में भी अलग अलग ईंधन यूज हो रहे हैं। जैसे किसी चीज़ में अगर हम डीजल इंजन है तो डीजल का प्रयोग हो रहा है, पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है, जेट इंजन है तो हाइड्रोजन और उसमें जो फ्यूल लगते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अलग अलग ईंधन है। अभी जो घरों में यूज हो रहे हैं वो खास करके एलपीजी गैस जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है,
लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी गैस का। और गाड़ियों में अभी कंसेप्ट है जो हमारी भारत सरकार जो बढ़ावा दे रही है वो सीएनजी गैस का बढ़ावा दे रही है, क्योंकि ये आसानी से भी प्राप्त हो जाता है, ये कम प्रदूषण भी फैलाता है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है जिसका इस्तेमाल सीएनजी का आजकल किया जा रहा है। अब है कि ये तो जो ईंधन जो जल रहे हैं, परंतु सूर्य भी तो ऊष्मा देता है, वहाँ भी कोई जलता होगा। तो वो सूर्य जब देता है, अगर उसको हम समझाएं तो उसको हम देख सकते हैं कि जो सूर्य होता है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब जुड़ते हैं तो हीलियम का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से ये अपार मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित करता है न्यूक्लियर रिएक्शन के वजह से, और उसी से वो ऊष्मा आता है और वो विकिरण के रूप में धरती पर क्या होता है, पूरा धरती को गर्म करता है। उसके अलावे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हमारे धरती पर विद्यमान हो रही है, पोल्यूशन फैल रहा है, उसके वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस हो गया, इन तमाम गैसों से क्या हो रहा है, हमारे धरती का तापमान जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, विश्व उष्णन के नाम से जानते हैं, और ये भी एक समस्या के रूप में बनी है। अभी तो कुछ कोरोना काल में ऐसा हुआ कि थोड़ा सा जो पोल्यूशन का रेट है वो घट गया है, और इसका कहीं ना कहीं थोड़ा इफेक्ट हमारी पृथ्वी पर जो घाव भरी मतलब थी उसको भरने का काम किया है। तो ये तमाम चीज़ जो है ये पढ़ना था। तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर समझ में आया होगा, दहन और ज्वाला। अगर ये चैप्टर अच्छा समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।